तो चलो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा किस चीज़ का, डायमेंशन का। आज बेसिकली जानेंगे क्या कि डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन हम लोग कैसे लिखते हैं, क्या डायमेंशन का यूज है। ठीक है। तो देखिए कि इससे पहले की जो क्लास थी वो क्या थी कि किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज जो है वो क्या है कि फिजिकल क्वांटिटीज का टाइप्स है ना, दो टाइप। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में क्या जाने थे कि ये इंडिपेंडेंट होता है, और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, जो दूसरे पर क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक ना। अब जब दूसरे पे डिपेंड कर रहा है तो उसी को क्या बोले थे, डिराइव्ड क्वांटिटी बोले थे। और अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बोले थे वो क्या बोले थे कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में ही लिखा जाता है ना। वहीं से आज बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे किस चीज का, स्टार्ट करेंगे बेटा डायमेंशन। ठीक ना, स्टार्ट करेंगे किस चीज का, डायमेंशन का। अब देखो कि ये डायमेंशन होता क्या है। तो डायमेंशन होता क्या है, तो सबसे पहली बात ये है कि हम लोग जानते हैं क्या, वी नो दैट ईच फिजिकल क्वांटिटी, सारे फिजिकल क्वांटिटीज को, ईच फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक ना, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ, किसमें, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ, किसमें किया जाता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज में, इन द टर्म्स ऑफ, किस चीज में, इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी में। कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा, तो फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में ही लिखते हैं। ठीक ना। अब देखो कैसे, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, एक एग्जाम्पल लिया था। किस चीज का एग्जाम्पल लिया था, फोर्स का। किस चीज का एग्जाम्पल लिया था, फोर्स का। और इस फोर्स के बारे में जरा सा आप मुझे बताइए कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है या डिराइव्ड क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो बेटा ये भी तुमको पता होगा कि फोर्स को जो हम लोग लिखते हैं वो कितना लिखते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन। जरा सा देखो, फिर एक अगला स्टेप बढ़े थे कि मास को तो मास ही लिख रहे हैं क्योंकि ये फंडामेंटल है, एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी बाय टाइम। अब देखो कि इससे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि मास को रहने देते हैं क्या, मास ही, वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और इसके नीचे है एक और टाइम, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो मान लेते कितना। अब देखो जब यहां से फिर से आगे बढ़ोगे तो मास तो रहेगा तुम्हारा मास ही। ये बताओ कि जो डिस्प्लेसमेंट है इसको फंडामेंटल क्वांटिटी में कैसे लिखेंगे, लेंथ लिखेंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, मास इनटू लेंथ, है ना। डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे, लेंथ, और इसके नीचे है टाइम। अब ये देखो कि ये टाइम बाई 1 जो है वो डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में लाएंगे तो पलट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 अपॉन टाइम हो जाएगा, है ना। अब देखिए कि यहां से जो ये निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, मास इनटू लेंथ, ठीक ना, और नीचे 2 टाइम है तो ये क्या हो जाएगा, टाइम का स्क्वायर। मतलब कि देखो कि अगर हम फोर्स को लिखना चाहें, अगर हम लिखना चाहें किस चीज को, फोर्स को, तो फोर्स को लिखेंगे क्या, मास, इसका पावर कितना, कुछ नहीं तो 1, इनटू लेंथ, लेंथ का पावर कुछ नहीं तो क्या, 1, और ये टाइम का स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, टाइम का पावर -2। अब आप देखिए कि ये फोर्स टोटली फंडामेंटल क्वांटिटीज में है, मास में, लेंथ में और टाइम में। अब देखो बेटा कि फोर्स एक ऐसा क्वांटिटी है जिसको हम लोग कैसे लिखे, फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में लिख दिए। अब देखो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका डायमेंशन। उसी को क्या बोलते हैं, इसका डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, इसका डायमेंशन बोलेंगे। अब देखो इसमें कि जो फोर्स है उसमें मास का कितना एक्सपोनेंट है, 1। इसका मतलब फोर्स में जो मास का डायमेंशन है वो कितना होगा, फोर्स में जो लेंथ का डायमेंशन होगा वो कितना होगा, और फोर्स में जो टाइम का डायमेंशन होगा वो कितना होगा, -2। तो डायमेंशन के बारे में हम लोग सीधे सीधे क्या बोलेंगे कि जो डायमेंशन होता है वो डायमेंशन क्या होता है। तो डायमेंशन के बारे में एक लाइन में क्या लिखेंगे कि जो आपका डायमेंशन है वो डायमेंशन क्या है। तो डायमेंशन क्या है,
कि द एक्सपोनेंट, क्या एक्सपोनेंट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर, द एक्सपोनेंट पावर ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, दैट फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी का एक्सपोनेंट इन विच फंडामेंटल इन विच फिजिकल क्वांटिटी, इन विच फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड, इन विच फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड, कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जिस फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस्ड किया गया है, उस फंडामेंटल क्वांटिटी के एक्सपोनेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, डायमेंशन बोलेंगे। जैसे देखिए बेटा कि अभी हम लोग एग्जाम्पल में कि फोर्स को लिखे थे, है ना, तो फोर्स को क्या लिखे थे, मास से शुरू किए थे, है ना, तो फोर्स को लिखे थे क्या, मास, इसका पावर कितना था 1, इनटू जो लेंथ था वो लेंथ का एक्सपोनेंट कितना लिखे थे, और इनटू जो टाइम था उस टाइम का भी एक्सपोनेंट कितना लिखे थे, -2। इसका मतलब क्या हुआ कि इन फोर्स, इसका मतलब हुआ कि फोर्स में, ठीक ना, द डायमेंशन ऑफ मास, मास का डायमेंशन कितना है, 1 है ना। दूसरी बात क्या कि द डायमेंशन ऑफ लेंथ, जो लेंथ का डायमेंशन है वो कितना है, ये भी 1 है, और जो टाइम का डायमेंशन है, द डायमेंशन ऑफ टाइम, ये कितना है बेटा, ये कितना है, -2 है। तो ये हो गया क्या, डायमेंशन उसका, ठीक है, कि एक फिजिकल क्वांटिटी लिए, उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखे, अब उस इंडिविजुअल फंडामेंटल क्वांटिटी का जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, उसी पावर को क्या बोलना है, डायमेंशन बोलना है। तो इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो सीधे बोलेंगे क्या कि जो फोर्स में जो मास का डायमेंशन है वो कितना है, जो लेंथ का डायमेंशन है वो कितना है, और जो टाइम का डायमेंशन है वो कितना है। क्लियर इतनी बात है। अब देखिए कि सर क्यों इस चीज को हम डायमेंशन को क्यों पढ़ें, है ना, डायमेंशन को क्यों पढ़ें। तो इससे पहले देखो कि एक चीज और मैं तुमको दिखाता हूं कि इसमें कुछ डायमेंशंस हैं जो पॉजिटिव हैं और कुछ डायमेंशंस हैं जो नेगेटिव हैं। तो अब सबसे पहले जानेंगे कि डायमेंशन होता क्या है, और पॉजिटिव डायमेंशन का क्या सेंस होता है, और नेगेटिव डायमेंशन का क्या सेंस होता है। इस चीज पर हम लोगों को क्या करना है, बात करना है। इतना क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डायमेंशन आपको समझ में आ गया क्या, कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी का जो एक्सपोनेंट होगा उसी एक्सपोनेंट को क्या बोलेंगे, डायमेंशन बोलेंगे। इतना में कोई दिक्कत नहीं। अब चलो भाई बात को बढ़ाते हैं थोड़ा सा आगे। तो बात को बढ़ाते हैं आगे क्या, कि बाय डायमेंशन किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी के नेचर को ऑब्जर्व किया जाता है। डायमेंशन से क्या किया जाता है, किसी भी फंडामेंटल के क्वांटिटी के नेचर को ऑब्जर्व किया जाना है, ठीक ना। तो सीधे लिखेंगे क्या कि बाय डायमेंशन नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के नेचर को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ऑब्जर्व्ड, ठीक ना। इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। सर कैसे मान लें, कैसे मान लें। तो देखो एक फिजिकल क्वांटिटी हम लोग लेते हैं क्या, एक फिजिकल क्वांटिटी हम लोग क्या लेते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं क्या, एरिया। एक फिजिकल क्वांटिटी क्या लेते हैं, एरिया। अब देखो कि यहां मैं डिफरेंट ज्योमेट्रिक शेप बना रहा हूं और उसका एरिया का फॉर्मूला लिखूंगा, और उसमें हम लोग देखेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कैसे हैं। जैसे आप पहला लीजिए क्या, स्क्वायर, दूसरा लीजिए क्या, रेक्टेंगल, तीसरा लीजिए क्या, सर्कल, चौथा लीजिए क्या, आप ट्रायंगल। ये 4 ज्योमेट्रिक शेप हमारे सामने में है। अगर मान लीजिए इस स्क्वायर का साइड है ए, तो अगर इसका आपको एरिया लिखना हो तो आप लोग क्या लिखते हैं, साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर का मतलब कितना हुआ, ए इंटू ए, साइड लेंथ है तो ये भी कितना है, लेंथ। पहला ए भी लेंथ और दूसरा ए भी क्या है, लेंथ है। मतलब एरिया जो मिल रहा है वो 2 तरह के लेंथ को प्रोडक्ट करने से मिल रहा है ना। दूसरी चीज,
अगर इस रेक्टेंगल के लेंथ को एल बोले और इसके ब्रेथ को क्या बोले, तो अगर बेटा इसका एरिया लिखना है तो क्या लिखेंगे, एल इंटू, देखो पहला एल भी क्या है, लेंथ है, और विड्थ भी क्या है, लेंथ है, तो ये क्या होगा, लेंथ इंटू लेंथ। मतलब अगर रेक्टेंगल का भी एरिया लिख रहे हैं तो वो क्या हुआ, लेंथ इंटू लेंथ। अगर सर्कल इसका रेडियस आर है, ठीक ना, तो अगर आप इसका एरिया लिखिएगा तो कितना लिखिएगा, पाई आर स्क्वायर। देखो पाई इंटू आर लिखेंगे कि नहीं, पाई तो कांस्टेंट, पहला रेडियस भी क्या है, लेंथ है, और दूसरा रेडियस भी क्या है, लेंथ है। अगर मान लो कि इसका बेस है बी और इस ट्रायंगल का हाइट है कितना, एच, तो इसका अगर एरिया लिखोगे तो कितना लिखोगे, 1/2 इंटू बी इंटू एच। अब देखो 1/2 क्या है, बी क्या है, लेंथ, और हाइट भी क्या है, लेंथ है। मतलब एरिया हम कैसा भी लिखें, एरिया क्या है, दो लेंथ का प्रोडक्ट। एरिया क्या है, दो लेंथ का। अब ये सब तो हमको पता था, इसीलिए हम देखे लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ हो रहा है। अगर मान लो हम कोई सा ऐसा ज्योमेट्रिक शेप ले लें और कहे कि अब इसका एरिया बताओ, तो इस एरिया कुछ भी आए इसका हम कैसे भी निकालें, लेकिन ये पता है कि ये जो एरिया आएगा वो भी क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ कितने लेंथ का, टू लेंथ का, प्रोडक्ट ऑफ टू लेंथ ही आएगा। ये चीज हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नहीं। तो अब दुनिया का कैसा भी एरिया हो उसका नेचर कैसा होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू लेंथ, लेंथ इनटू लेंथ। बात समझ में आ रही है। तो ये जो डायमेंशन है, इस डायमेंशन के सहायता से हम लोग क्या किए, फिजिकल क्वांटिटी का नेचर ऑब्जर्व किए। कैसा नेचर भाई, कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन में लेंथ दो बार आए, इसका मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी कैसा होगा, एरिया होगा, है ना। अब दुनिया का कैसा भी एरिया रहे उसका डायमेंशन कितना आएगा, लेंथ इंटू लेंथ। क्लियर इतनी बात है। अब देखिए कि कभी कभी डायमेंशन पॉजिटिव आ रहा है और कभी कभी डायमेंशन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक ना। तो पॉजिटिव डायमेंशन का मतलब होता है क्या, पॉजिटिव डायमेंशन का क्या मतलब है, पॉजिटिव डायमेंशन मीन्स, पॉजिटिव डायमेंशन का मतलब होता है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो मल्टीप्लाई हुआ है। फंडामेंटल क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड, क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक ना, इज मल्टीप्लाइड। और नेगेटिव का क्या मतलब होता है, नेगेटिव डायमेंशन का मतलब ये होता है कि नेगेटिव डायमेंशन का मतलब है क्या, कि नेगेटिव डायमेंशन मीन्स कि क्या हुआ है भाई, यही चीज, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो क्या हुआ है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। फंडामेंटल क्वांटिटी इज डिवाइडेड, ठीक ना, फंडामेंटल क्वांटिटी इज डिवाइडेड। अब सर कैसे समझेंगे, है ना। तो देखो एक छोटा सा एग्जांपल लो, छोटा सा एग्जांपल क्या लो, छोटा सा एग्जांपल लो किस चीज का, स्पीड का। स्पीड कैसा क्वांटिटी है, फंडामेंटल की डिराइव्ड, डिराइव्ड क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। क्या लिखते हैं बेटा इसको, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। जरा सा देखिए तो कि अगर इसी को हमको लिखना है तो डिस्टेंस का पावर कितना इंटू टाइम का पावर नीचे है 1, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा। अब ये देखो तो ये डिस्टेंस है तो इसको क्या लिखेंगे, लेंथ लिखेंगे, लेंथ का पावर कितना और टाइम का पावर कितना। मतलब कि अगर डायमेंशन पॉजिटिव आया है इसका मतलब डिस्टेंस किस में है, मल्टीप्लाई में है, और डायमेंशन जिसका नेगेटिव आया है उसका मतलब टाइम किस में है, डिवाइड में है। तो पॉजिटिव डायमेंशन का मतलब ये हमेशा समझना है क्या, कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में उससे जरूर मल्टीप्लाई हुआ होगा, है ना। और टाइम नेगेटिव डायमेंशन का मतलब ये समझना है क्या, कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन नेगेटिव है उससे डिवाइड हुआ है। तो देखो लेंथ का डायमेंशन पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई हुआ है, टाइम का डायमेंशन नेगेटिव है, मतलब क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। आप अभी लिख रहे थे क्या दूसरे एग्जाम्पल में, दूसरे एग्जाम्पल में लिख रहे थे क्या, फोर्स के बारे में। तो फोर्स में देखिए कि आप जब लेंथ ले रहे थे, ठीक ना, इससे पहले भी मास लिए थे, है ना, इसमें मास ले रहे थे तो मास का पावर कितना आया था 1, लेंथ का पावर भी कितना आया था 1, और टाइम का पावर कितना आया था, टाइम का पावर आया था बेटा -2। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स में मास एक पावर में मल्टीप्लाई हुआ है क्योंकि पॉजिटिव है, लेंथ भी एक पावर में मल्टीप्लाई हुआ है क्यों, पॉजिटिव है,
और टाइम 2 पावर में क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है, क्योंकि इसका डायमेंशन क्या है, नेगेटिव है। इतने बातों में कोई कष्ट है आपको? इतने बात में किसी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। अब ये सर क्या हमेशा इतना लंबा चौड़ा काम करते रहेंगे? नहीं। तो डायमेंशन लिखने के लिए कुछ मेथड्स बनाए गए, ठीक ना। डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के लिए कुछ मेथड्स बनाए गए, और उस मेथड में जो सबसे पहला पॉइंट है, वो पहला पॉइंट क्या है, यूज स्क्वायर ब्रैकेट। क्या? यूज स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट बोले तो कैसा वाला? ऐसा वाला, बड़ा वाला ब्रैकेट, है ना। यूज स्क्वायर ब्रैकेट टू राइट क्या चीज, डायमेंशन, टू राइट डायमेंशन फॉर्मूला, टू राइट डायमेंशन, ठीक ना। दूसरी बात क्या कहा, यूज टर्म कैपिटल एम फॉर मास, कैपिटल एल फॉर लेंथ, है ना, कैपिटल टी फॉर टाइम। इसके बाद भी कहा यूज के या फिर थीटा का, फॉर किसके लिए, टेम्परेचर के लिए। और फिर क्या बात बोलता है कि आपको अगर ए या फिर आई का यूज करिए किसके लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए, है ना, किसके लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए। फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि अगर आपको यूज करना है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल के लिए, तो आप मोल वर्ड का ही यूज करिए किसके लिए, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल के लिए या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, ठीक ना, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल के लिए। अब जो सबसे लास्ट में कह रहा है, सबसे लास्ट में क्या कह रहा है कि आपको जो वर्ड यूज करना है वो CD यूज करना है किसके लिए, हाँ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए, ठीक ना। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के लिए जो आपको यो वर्ड यूज करना है वो क्या यूज करना है, कैंडेला CD का डायमेंशन फॉर्मूला लिख। तो अब देखो कि ये सब तो थे कि क्या यूज करना है, तो सबसे पहला बात क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है। स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है, मास के लिए कैपिटल M, एल लेंथ के लिए कैपिटल L, टाइम के लिए कैपिटल T, टेम्परेचर के लिए K या थीटा, हम लोग जनरली K का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के लिए A या I कुछ भी का यूज कर सकते हैं, हम लोग A का यूज करेंगे। इस दोनों का जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ता अपने सिलेबस में, ठीक है। वैसे इसका भी जरूरत नहीं पड़ता, एक ही जगह पड़ता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में, ठीक ना। वहाँ भी इसका डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, लेकिन मेनली इस 3 का यूज और इसका यूज हमेशा आपको 12th में पड़ता है। समझ में आ रहा है बात? तो इतने को हम लोग अपने सिलेबस में शामिल करके चलेंगे, जो फालतू चीज़ है उसको याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ये इतना टफ भी नहीं है कि याद नहीं रहे। अब देखो कि कहा कि स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, MLT का यूज़ करेंगे, तो सर डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे कैसे? तो देखो ये जो 1 2 3 में जो नंबर आ रहा था पॉजिटिव या नेगेटिव, वो डायमेंशन था, लेकिन जब हम उसको किसी फिजिकल क्वांटिटी से कंपेयर कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, डायमेंशन फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, फोर्स को लिखते थे क्या, मास, इसका पावर कितना 1, इंटू लेंथ का पावर कितना 1, और इंटू टाइम का पावर कितना -2, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको तुमको डायमेंशन फॉर्मूला में लिखना है, F को क्या करो, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करो। अब जैसे ही F स्क्वायर ब्रैकेट में बंद हुआ तो फिजिक्स में इसका मतलब यही होता है कि फोर्स का डायमेंशन तुमसे पूछा जा रहा है। अब फोर्स का डायमेंशन पूछा जा रहा है, इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन लगाओ। कहा कि डायमेंशन लिखने के लिए भाई साहब स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे हमेशा। अब ये मास है तो मास के लिए कौन सा टर्म यूज करना है, पावर कितना है, और 1 पावर लिखे या ना लिखे कोई फर्क। लेंथ के लिए क्या यूज करना है, पावर कितना है, लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क। टी के लिए क्या यूज करना है, टाइम के लिए पावर कितना, यही हो जाएगा क्या, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। यही हो जाएगा क्या, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। अब देखो कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला MLT-2 होने का मतलब ये होता है कि फोर्स में मास 1 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, लेंथ 1 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, और टाइम 2 टाइम्स डिवाइड है, क्योंकि ये नेगेटिव है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत इसमें, इतना में कोई दिक्कत? कैसे डायमेंशन फॉर्मूला लिखा जाना है, और पूछे कि डायमेंशन क्या है और डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, ये डिफरेंस वैसे पूछेगा नहीं किसी परीक्षा में। तो डायमेंशन समझ जाना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो दिख रहा है तुमको कपार पे टोपी लगाया हुआ, वो क्या है, इसका डायमेंशन है। लेकिन अगर कोई पूछे फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा,
तो ये पूरा MLT-2। डायमेंशन पूछेगा तो किसी इंडिविजुअल फंडामेंटल क्वांटिटी का नाम लेके पूछेगा, कि पूछेगा कि फोर्स में मास का डायमेंशन कितना है, फोर्स में लेंथ का डायमेंशन कितना है, और फोर्स में टाइम का डायमेंशन कितना है, लेकिन फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला कितना है, MLT-। क्लियर? कोई दिक्कत आपको? डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूला में डिफरेंस क्लियर है ना? अब देखो कि यहाँ के बाद ये है डायमेंशन फॉर्मूला लिखने का तरीका। मैं कल भी बताया था कि इसको आप रट नहीं सकते, क्योंकि इनफाइनाइट फिजिकल क्वांटिटीज है और सब में यही MLT दिखेगा, खाली सबका टोपी अलग अलग लगा हुआ रहेगा। तो हम आज हरा टोपी, कल नीला टोपी, परसों पीला टोपी अगर पहन के आए हैं, आदमी बदल जाएंगे क्या? रोज कंफ्यूजन में रहेगा कि अगला दिन कौन सा पहन के आएंगे, है ना? अब पहचानना मुश्किल हो जाता है। यहाँ से अगर 4-5 फिजिकल क्वांटिटीज रख दें तो पहचानना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग कहाँ से चलेंगे, एकदम डेफिनेशन से चलेंगे और चट लिख लेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम्स में या नीट वगैरह के एग्जाम्स में या छोटे लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कभी कभी जेईई मेंस में भी डायरेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला पूछ देता है किसी क्वांटिटी का। अब डायरेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला पूछ देगा तो आपको आना चाहिए। इतनी बातें क्लियर है? अब देखिए कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे भी होते हैं जिनका कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक ना? तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे भी होते हैं जिनका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक ना? तो जिसमें क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक ना? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। दूसरा में क्या है, दूसरा में आपको एक्सपोनेंट, ठीक ना? तीसरा में क्या है, तीसरा में आपको लॉगारिथम, ठीक ना? लॉगारिथम। चौथा में है आपको क्या, न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक कांस्टेंट बोल सकते हैं आप इसको, ठीक ना? न्यूमेरिक कांस्टेंट। अब ये सब जो फंडामेंटल क्वांटिटी, ये सब जो चीजें हैं, ये सब कैसे क्वांटिटीज हैं, ये सारे के सारे कैसे क्वांटिटी है, ये सब डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी है भाई साहब। कैसे डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, क्यों मान लें कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी है? अब जरा सा ध्यान से देखो कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग पहले उठाते हैं, किसको, टी रेशियोज को, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आ जाओ 10वीं क्लास में, आ गए सर। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है हाइपोटेन्यूज, ये एंगल है कितना, थीटा, है ना? अब आप बताइए कि अगर आपको साइन थीटा लिखना है तो क्या लिखिएगा, P/H। अगर कॉस थीटा लिखना है तो कितना लिखिएगा, B/H। अगर tan थीटा लिखना है तो कितना लिखिएगा, P/B। फॉर्मूला भी रिवाइज हो रहा है। अब इसमें देखो कि ये परपेंडिकुलर क्या है, लेंथ है, और ये हाइट भी क्या है, लेंथ है। एक लेंथ से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट हो जाएगा तो लेंथ इसमें बचेगा क्या, मास पहले से ही नहीं है, टाइम पहले से नहीं है, और कुछ पहले से ही नहीं है, तो इसका कोई डायमेंशन बचेगा क्या, नहीं बचेगा। अब आप देखिए जरा सा ध्यान से, यहीं से हम इस सब चीज को भी समझ जाएंगे कि एक्सपोनेंट क्या होता है। तो जो तुम्हारा एक्सपोनेंट है वो एक्सपोनेंट क्या होता है, e⁻x। और तुमको पता है कि e कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट नंबर पे कुछ भी पावर डालेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट नंबर आएगा, कांस्टेंट नंबर आएगा। और सर कांस्टेंट नंबर के बारे में तो पहले से ही पता है कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं, कितना आता है, 1/2। तो ऐसे ही अगर log 1 निकालेंगे तो ये भी कितना आता है। इस तरह से अगर log किसी भी चीज का हम वैल्यू निकालते हैं तो इसका एक क्या आता है, न्यूमेरिक वैल्यू आंसर आता है। कुछ भी ये न्यूमेरिक वैल्यू आएगा। तो जब भी न्यूमेरिक वैल्यू आएगा तो न्यूमेरिक वैल्यू के बारे में तो पहले ही पता है कि ये कैसा क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना? लेकिन देखो ये न्यूमेरिक कांस्टेंट लिखा हुआ है, ध्यान देना है। न्यूमेरिक कांस्टेंट का मतलब क्या है, 1/2, 3/4, -5/6 नंबर में रहे। और कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जो फिजिकल कांस्टेंट होते हैं। कुछ कांस्टेंट कैसे होते हैं, जो फिजिकल कांस्टेंट होते हैं। तो फिजिकल कांस्टेंट के पास जो है हैज इट्स प्रॉपर डायमेंशन। इसके पास क्या होता है, प्रॉपर डायमेंशन इसका होता है। जैसे क्या, प्रॉपर डायमेंशन
फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या होता है, इसका अपना प्रॉपर डायमेंशन होता है। जैसे आप देखिए कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में आप पढ़े होइएगा क्या, G m1 m2 बाई कितना r², पढ़े हुए हैं कि नहीं पढ़े हुए हैं? अब देखो कि इसमें जो G होता था इसको हम लोग क्या बोलते थे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते थे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू भी होता है लेकिन इसका यूनिट भी होता है, तो कैसे निकालेंगे? तो आप आइए पिछले पॉइंट पे। मैं क्या बोला कि जो डायमेंशन होता है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या बताता है, नेचर। अब एरिया है तो कैसा भी एरिया रहेगा, लेंथ का 2 प्रोडक्ट। इस तरह से अगर फोर्स का डायमेंशन mlt-2 है तो वो फोर्स कैसा भी रहे उसका डायमेंशन वही रहना चाहिए, नेचर सेम रहना चाहिए। तो भाई साहब ये बताओ तुम मुझे कि हमको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन चाहिए, तो हम G = F r² डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और m1 m2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब बताइए कि फोर्स का डायमेंशन कितना, mlt-2 है ना। r क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या, लेंथ है, लेंथ का पावर कितना है, मल्टीप्लाई में है तो ये हो गया L2 है ना। और नीचे m1 भी मास है और m2 भी क्या है, मास है। मतलब इस सारे को अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो ये सारा यहां से निकल के आएगा, m ऊपर एक ही है, l यहाँ एक है और यहाँ 2 है, एक्सपोनेंट में पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अगर a⁴m इंटू a⁴n रहता है तो a⁴m प्लस n लिखते हैं, तो भाई l का पावर कितना हो जाएगा, और t का पावर -2 है तो -2 ही रहना है, और नीचे m और m मिलके कितना हो जाएगा, है ना। अब फिर इस स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, तो जब स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो ये ml3t-2 तो पहले से ही था, और m2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, m माइनस, फिर देखो बेस कांस्टेंट है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। और पावर को जब आप ऐड करिएगा तो यहाँ m का पावर कितना और यहाँ कितना, -2। तो भाई साहब फाइनली G का क्या लिखना है, डायमेंशन फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर्मूला में m1 यहाँ -2 यहाँ बचेगा कितना, m का पावर माइनस l कितना और t का पावर कितना, -2। तो देखिए जो फिजिकल कांस्टेंट है उसका डायमेंशन होता है, लेकिन 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 जो न्यूमेरिक कांस्टेंट है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। इतनी बातें क्लियर, बात को आगे बढ़ाएं, ठीक ना। एक समय में नीट के एग्जाम में एक स्टेटमेंट पूछ दिया गया था, ठीक ना, एग्जाम में एक स्टेटमेंट पूछ दिया गया था। वो स्टेटमेंट है क्या कि इज ईच डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्या पूछा गया था कि इज ईच डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ईच डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज यूनिटलेस, इज ईच डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज यूनिटलेस। क्या सभी वो क्वांटिटी जिसके पास कोई यूनिट नहीं है वो डायमेंशनलेस है, ट्रू या फॉल्स? कितने लोग हैं ट्रू के पक्ष में और कितने लोग हैं फॉल्स के पक्ष में, ये बताइए। क्या सारी क्वांटिटी जिसका कोई डायमेंशन नहीं है उसका कोई यूनिट भी नहीं होगा? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है भाई? नहीं, ये डायमेंशन लेस का बात हो रहा है और यूनिट लेस का बात हो रहा है, या हम लोग यूनिट का भी बात कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट होता क्या है, फॉल्स। क्यों होता है फॉल्स, क्यों होता है फॉल्स? तो तुम पिछले दिन का बात करो, किस चीज का, प्लेन एंगल का, ठीक ना, किस चीज का, प्लेन एंगल का। अब प्लेन एंगल में बेटा तुमको क्या पढ़ाए थे, आर्क लेंथ बाय क्या, रेडियस। अब तुम यहां से देखो कि आर्क लेंथ भी क्या है, लेंथ है, और रेडियस भी क्या है, लेंथ है। तो लेंथ से लेंथ तो कैंसिल होगा, इसका कोई डायमेंशन बचेगा क्या? लेकिन फिर भी प्लेन एंगल का यूनिट होता है कि नहीं, क्या होता है, रेडियन। अब बताइए ये फॉल्स है कि ट्रू है? अब ये क्या है, फॉल्स। यूनिट हो सकता है फिर भी डायमेंशनलेस है ना।
तो ये इसी दो एक्सेप्शनल जगह पर प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के केस में ये क्या होता है, फर्स्ट है। आप लोगों को लगेगा यार सही है, कोई यूनिट ही नहीं होगा तो डायमेंशन क्या होगा, कोई डायमेंशन ही नहीं होगा तो यूनिट ही क्या होगा। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना है कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के केस में इसके यूनिट तो होते हैं लेकिन कोई डायमेंशन नहीं होता। तो इसका यूनिट तो होता है लेकिन ये क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। बात समझ में आ गई। अब अगर दूसरा स्टेटमेंट आपसे यही पूछे बदल के, क्या कि इज each unitless quantity, each unitless quantity dimensionless। बताइए क्या सभी क्वांटिटियां जो यूनिटलेस है वो डायमेंशनलेस होगी? ट्रू और फॉल्स? कितने लोग ट्रू के पक्ष में और कितने लोग फॉल्स के पक्ष में, और कितने लोग किसी पक्ष में नहीं, और कितने लोग दोनों पक्ष में? ट्रू। ये एकदम ट्रू बात है। क्यों? कि जिसका कोई यूनिट ही नहीं है उसका निश्चित है डायमेंशन नहीं होगा। देख लो साइन, कॉस, एक्सपोनेंट, लॉग, इतनी चीजें देखे, है ना। तो ये क्या है, ट्रू है। और ऐसा ऐसा पॉइंट आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फंसाने के लिए पूछ देता है। बातें समझ में आई? ये था क्या, पूरा का पूरा डायमेंशन फॉर्मूला, और डायमेंशन फॉर्मूला के लिए कुछ बातें, लिखने का तरीका। तो अब फोर्स का डेफिनेशन पता था तो फोर्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब कुछ प्रैक्टिस कर लिया जाए डायमेंशन फॉर्मूला लिखने का। कैमरा बंद कर दें, अब प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा देर, है ना। थ्योरी के लिए तो इतना रिकॉर्डिंग काफी था, है ना। चलो अब कैमरा बंद कर